नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू सीरीज है। ये जो हमारे एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी है ना, SSSC का टी एग्ज़ाम हो, चाहे ST एग्ज़ाम हो, या CG एग्रीकल्चर टीचर के एग्ज़ाम हो, जहाँ भी प्लांट ब्रीडिंग, आज हम स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन करने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग के, वो सभी एग्जाम्स का काम है। ये CGRHO है, IGKB CET है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप CGRHO के जो एग्ज़ाम आने वाला है उसकी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप उसकी टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। आप डेली एग्रीकल्चर MCQ सीरीज भी ले सकते हैं। एक 25 रुपये में आपको डेली एक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन एपोगेमी एम्ब्रो डेवलप्ड फ्रॉम। एपोगेमी में एम्ब्रो किससे बनता है? इन एपोगेमी एम्ब्रो डेवलप्स फ्रॉम, आपसे पूछा जा रहा है कि एपोगेमी क्या होती है और एम्ब्रो जो है इसमें किससे बनता है। तो इसको समझते हैं। एपोगेमी में क्या दो, एम्ब्रो क्या सिनर्जिड सेल से बनता है या एंटीपोडल सेल से बनता है या दोनों से बनता है? ठीक है, तो आंसर है दोनों से बनता है, आइदर एंटीपोडल या सिनर्जिड। ठीक है, इधर देखो, पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है किसका? एम्ब्रोसैक का। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है किसका? हमारा एम्ब्रोसैक। क्या है? एम्ब्रोसैक। इस एम्ब्रोसैक के अंदर आप देखोगे इस प्रकार से क्या होती है, कोशिकाएं होती हैं, है ना। इस एम्ब्रोसैक में आप देख सकते हैं ये कोशिकाएं हैं। क्लियर? ये देखो आप कोशिकाएं हैं। तो इस एम्ब्रोसैक में कोशिकाएं हैं। ये वाली कोशिका कौन सी है? तो ये वाली कोशिका होती है हमारी एंटीपोडल सेल। कौन सी? एंटीपोडल सेल। ठीक है, कौन सी है? एंटीपोडल सेल होती है। और ये वाली दो कोशिकाएं हैं, ये कौन सी होती है? हमारी सिनर्जिड सेल्स होती है ना। ये कौन सी हैं? सिनर्जिड्स। ओके, कौन सी है? सिनर्जिड सेल्स है। और ये जो बीच वाली सेल्स होती है हमारी, ये होती है सेंट्रल सेल। कौन सी? सेंट्रल सेल है। ठीक है, बीच वाली सेल कौन सी है? सेंट्रल सेल है, जो कि N+N। इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसे हम कहते हैं पोलर, याद रखना, क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर? इसके अंदर जो हम कहते हैं उसे क्या बोलेंगे? हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। अब ये जो एंटीपोडल सेल आपको नजर आ रही है, ठीक है, यह सिनर्जिड से। और ये वाली जो एग सेल है, याद रखना, ये वाली क्या? एग सेल। याद रखना, ये कौन सी है? एग सेल। आपको क्या भी याद रखना है, इनके प्लोइडी लेवल भी आप याद रखिए। जो एग सेल होती है N होती है ना। एंटीपोडल भी N होती है, ठीक है, और सिनर्जिड्स भी N होती है। क्लियर यहाँ तक? ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो भी N होता है। पोलर न्यूक्लियाई भी क्या होता है? N होता है। तो ये जो डायग्राम है किसका है? एम्ब्रोसैक का। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है एम्ब्रोसैक का, ये इट इज डायग्राम ऑफ एम्ब्रोसैक। क्लियर? और एम्ब्रोसैक को हम क्या बोलते हैं? याद रखना, एम्ब्रोसैक, इस एम्ब्रोसैक को हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, ये डायग्राम किसका? एम्ब्रोसैक का है, जिसे हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसे हम? फीमेल गैमेटोफाइट। यस, क्या बोलेंगे हम इसे? हम इसे कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर? इसे क्या बोलेंगे हम? फीमेल गैमेटोफाइट इसे हम कहते हैं। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रोसैक है, ठीक है, इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस होते हैं। कितने होते हैं? 7 केंद्रक होते हैं, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस होते हैं। 8 केंद्रक है, याद रखना, 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिकाएं हैं और 8 क्या होते हैं? केंद्रक होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? याद रखना, इसे क्या बोला जाता है? एम्ब्रोसैक। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न था, ठीक है, प्रश्न था एपोगेमी एम्ब्रो डेवलप्ड फ्रॉम। तो एपोगेमी क्या होती है कि एम्ब्रो का निर्माण बिना निषेचन के आइदर सिनर्जिड से एंटी, या तो इससे हो, ठीक है, या फिर इससे हो। ठीक है, इन दोनों से एम्ब्रो बने, या याद रखना, क्या कह रहा हूं मैं आपसे कि बिना निषेचन के, बिना विदाउट फर्टिलाइजेशन, या तो है ना, या और सिनर्जिड्स और एंटीपोडल। ठीक है, या तो सिनर्जिड से होता हो या एंटीपोडल सेल से होता हो, तो उसे क्या कहते हैं? याद रखना, हम एपोगेमी कहते हैं। जब भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के या तो किससे हो? एंटीपोडल सेल से या सिनर्जिड सेल से होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपोगेमी कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो आपका आंसर समझ में आ गया, सारी चीज मैं आपको समझा दिया। अगला प्रश्न पूछ रहा है, इन पार्थेनोजेनेसिस एम्ब्रो डेवलप्ड फ्रॉम। देखो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थेनोजेनेसिस समझे। पार्थेनोजेनेसिस के अंदर जो एम्ब्रो का निर्माण होता है किससे? एग सेल से। पार्थेनोजेनेसिस में याद रखना किससे होता है? एग सेल से। क्लियर? याद रखना, एग सेल से। जब एग सेल से भ्रूण का निर्माण हो बिना निषेचन के, बिना निषेचन के, याद रखना, बिना निषेचन के, जब एग सेल से भ्रूण का निर्माण होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब भ्रूण से बिना निषेचन के एम्ब्रो बनता है, तो उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उसे क्या बोलेंगे? इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? इसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर? तो पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? याद रखना, एग सेल से बनता है। किससे? एग सेल से बनता है।
तो बिना निषेचन से, है ना, याद रखना, एग सेल से एम्ब्रो का बनना पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ये सब एपोमिक्सिस के प्रकार होते हैं। अगला है हिंडरेंस टू सेल पोलिनेशन ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर्स। ठीक है, कुछ भौतिक बाधाओं के कारण स्वपरागण न हो पाना क्या कहलाता है? तो कुछ भौतिक बाधाएं, क्या होता है, एंथर के चारों ओर कुछ भौतिक, है ना, फिजिकल बैरियर, जैसे हाइलाइन मेम्ब्रेन का बनना। ये जो एंथर होते हैं ना, एंथर, ठीक है ना, ये जो एंथर है देख रहे हैं आपको, है ना, इस प्रकार से, ठीक है, एंथर है, ठीक है, स्टेमन्स हो गया, ये एंथर हो गए, यस और नो। तो ये हमारा देखो, अगर एक हमारा बाइसेक्चुअल फ्लोवर है, मान के चलो हमारा बाइसेक्चुअल फ्लोवर है, ठीक है, यहीं पर अटैच है, बाइसेक्चुअल फ्लोवर है, फिर भी देखो बाइसेक्चुअल फ्लोवर में सेल पोलिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि यहीं पर ही जो एंथर है उसी फ्लोवर की स्टिग्मा पर चला जाएगा, स्वपरागण करेगा। लेकिन क्या होता है, किसी किसी बाइसेक्चुअल फ्लोवर में ये जो एंथर स्टेमन्स दिख रहे हैं आपको, यस, इसके चारों ओर एक भौतिक अवरोध बन जाता है, एक फिजिकल मेम्ब्रेन बन जाती है, भौतिक अवरोध, जैसे हाइलाइन में। तो इसके अंदर जो परागकण हैं, इसके अंदर जो परागण हैं, क्या इस स्टिग्मा पर पहुँच पाएंगे? उसी फ्लोवर की स्टिग्मा पर नहीं पहुँच पाएंगे। कारण क्या है कि इसके अंदर स्थित, जो एंथर के अंदर स्थित, ठीक है, परागकण है, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि चारों ओर से तो कवरिंग हो गई। तो इस एंथर पर जो है किसी दूसरे पुष्प के परागकण आएंगे, हाँ है ना, इस एंथर जो सॉरी, ये जो है हमारा स्टिग्मा, इस स्टिग्मा पर किसी दूसरे एंथर, दूसरे फ्लोवर के परागकण आएंगे, हाँ या ना, वो फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो मतलब क्रॉस पोलिनेशन बढ़ जाएगा और सेल्फ रुक जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं हम? इसे कहते हैं हर्कोगेमी। इसे क्या बोलेंगे? हर्कोगेमी कहते हैं। क्लियर? इसे याद रखना, क्या कहते हैं हम? हर्कोगेमी कहते हैं। क्लियर? इसे क्या बोलते हैं हम? हर्कोगेमी कहते हैं। हर्कोगेमी क्या होता है, ध्यान से सुनना कि भाई, है ना, एंथर के चारों या कुछ भौतिक अवरोध का होना, ठीक है, जिससे स्वपरागण न होना और क्रॉस पोलिनेशन का बढ़ना, क्या कहलाता है? हर्कोगेमी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है कंप्लीशन ऑफ सेल पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन अनओपन फ्लोवर बड। मतलब पुष्प कलिका के खिलने से पहले ही ऐसे फ्लोवर था, ठीक है ना, ये फ्लोवर था, यहाँ पर ओपन होना था इसको, यस, फ्लोवर को ओपन होना था, ठीक है, स्टिग्मा बाहर आती, लेकिन स्टिग्मा बाहर आने से पहले ही एंथर भी साथ में था, तो फ्लोवर के खुलने से पहले ही, ठीक है, पोलिनेशन भी हो गया और फर्टिलाइजेशन भी हो गया। तो एक बात बताओ, अभी जो फ्लोवर ओपन भी नहीं हुआ, बाहर से बंद है, ठीक है, फ्लोवर अभी ऐसे पैक है, इसके अंदर स्टिग्मा एंथर दोनों है, इसके अंदर यहाँ पर एंथर भी है ये और स्टिग्मा भी, अभी फ्लोवर ओपन भी नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले ही क्या हो गया, ये पोलिनेशन भी हो गया और फर्टिलाइजेशन भी। तो बाहर वाले को तो चांस ही नहीं मिला, कोई बाहर से जो एंथर आता उसको तो कोई चांस ही नहीं मिला। भाई चांस तब मिलेगा जब फ्लोवर ओपन होगा और स्टिग्मा दिखेगी, लेकिन अभी फ्लोवर बंद ही है और अंदर ही अंदर क्या हो गया, पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम क्लस्टोगेमी कहते हैं। और इसके कारण याद रखना, सेल पोलिनेशन बढ़ता है। इसके कारण क्या बढ़ता है? सेल पोलिनेशन बढ़ता है, क्लस्टोगेमी कहते हैं। और इसके कारण क्या बढ़ता है? इसके कारण याद रखना, सेल्फ पोलिनेशन बढ़ता है। क्लियर? क्लस्टोगेमी क्या है? अनओपन फ्लोवर बड के अंदर पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन होना, उसे हम क्लस्टोगेमी कहते हैं। इससे सेल, देखो चेस्मोगेमी क्या होता है? चेस्मोगेमी, इससे भी सेल पोलिनेशन बढ़ता है, इससे भी याद रखना स्वपरागण बढ़ता है ना, इससे भी स्वपरागण, और ये भी है याद रखना, सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देती है ना, सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ावा देती है, ये भी सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देती है ना, स्वपरागण को बढ़ावा देती है। क्लियर? ये भी स्वपरागण को बढ़ावा देती है, दोनों में। तो चेस्मोगेमी क्या होता है कि जस्ट, है ना, एंथेसिस, जैसे फ्लोवर खुलने के तुरंत बाद पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन होना, तो ये दोनों याद रखना क्या होती है? सेल पोलिनेशन को बढ़ावा देती है। अभी हम पढ़ते हैं डाइकोगेमी भी क्या होता है। देखो, मैचुरेशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट ए डिफरेंट टाइम। ये जो एंथर है, देखो ये जो एंथर है ना, अपना स्टिग्मा है, अगर ये दोनों का परिपक्वन काल अलग अलग टाइम पर है, ध्यान से सुनना, ये दोनों अगर मैचुरेशन टाइम अलग अलग होते हैं, दोनों रिसेप्टिवनेस आएगी स्टिग्मा के अंदर, अलग अलग समय पर होते हैं, तो क्या होगा? जैसे देखो, अगर एंथर जो है, एंथर पहले मैच्योर हो गया, अब पहले एंथर अगर मैच्योर हो गया तो परागकण तो बाहर निकलेंगी, ठीक है, वो इसका इंतजार थोड़ी करेंगे कि इसके लिए बैठेंगे, भाई स्टिग्मा जब मैच्योर होगी तब इसको पोलिनेशन करेंगे, नहीं, तब तक तो इनकी जो है, ठीक है, जो मैचुरेशनेस है, जो है ना, पोलिनेशन के लिए जो क्षमता है कि इतने दिन में फर्टिलाइजेशन करना है, तो वो समाप्त हो जाएगी, फिर बेकार बात है। तो क्या है, तो ये तो इंतजार करेंगे नहीं, ये किसी और फ्लोवर पर जाकर पोलिनेशन कर देंगे, फर्टिलाइजेशन कर देंगे। तो दोनों का जब टाइम अलग अलग होता है, मैचुरेशन का टाइम हो सकता है पहले एंथर पहले मैच्योर हो सकता हो, या हो सकता है पहले, है ना, स्टिग्मा पहले मैच्योर होती हो, ठीक है, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को डाइकोगेमी कहते हैं। ठीक है, याद रखना। तो ये तो हमेशा पता कि दोनों जब अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो रहे हैं तो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, सेल्फ तो होगा नहीं। सेल्फ तो तब होता कि जब ये दोनों सेम टाइम पर मैच्योर होते, ठीक है, दोनों सेम टाइम पर मैच्योर हो तो यहीं यहाँ के आ जाता, लेकिन ये यहाँ आएगा भी तो ये मैच्योर नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है अभी, ठीक है, कोई काम की बात नहीं है, ठीक है ना।
तो क्या है कि दोनों जब अलग अलग टाइम पर मैच्योर होते हैं तो हमेशा क्रॉस पोलिनेशन। अगर पहले क्या हो गया एंथर, मान के चलो ये वाला पार्ट जो है स्टेमन पहले हो गया तो इसको हम कहते हैं प्रोटो एंट्री, ठीक है ना, इसे क्या बोलेंगे प्रोटो एंट्री कंडीशन, ठीक है। और ये स्टिग्मा पहले हो गई तो इसको बोलेंगे प्रोटोगाइनस, प्रोटोगाइनस या प्रोटोगाइनी। अगर फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो गया तो प्रोटोगाइनी होता है और मेल पार्ट पहले हो गया तो उसको प्रोटोएंडी कहते हैं। ये जो कंडीशन है डाइकोगेमी, याद रखना है हमेशा किसको, क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करती है, पर परागण को बढ़ावा मिलता है इससे। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, इन लेंथ वेरिएशन ऑफ स्टाइल एंड फिलामेंट इन ए फ्लावर। देखो क्या है प्रश्न, ध्यान से सुनना। पुष्प की वर्तिका और तंतु की लंबाई में अंतर क्या होता है, ठीक है ना। पुष्प की देखो अगर एंतर जो फिलामेंट होता है ना, ये जो एंतर है इसमें ये एंतर है, ठीक है, और ये फिलामेंट है, क्या होता है फिलामेंट, क्लियर। और ये है स्टिग्मा। अगर इन दोनों की लंबाई में अंतर है, इन दोनों की लेंथ में अलग, क्या कि अगर हो सकता है एंथर का फिलामेंट लंबा हो, स्टाइल क्या हो छोटी हो, ठीक है, स्टाइल क्या हो छोटी हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एंथर है ना ये छोटा हो, ठीक है, ये, और अपना क्या हो ये वाला स्टाइल वाला पार्ट जो है लंबा हो, फीमेल वाला पार्ट। तो जब दोनों की लंबाई में अंतर होता है तो बताओ क्या सेल्फ पोलिनेशन हो पाएगा, नहीं। ये दोनों जब मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, ये लंबा ये छोटा है, यहाँ पर ये छोटा ये लंबा है। देखो सेल्फ पोलिनेशन तब होता है जब दोनों लंबाई बराबर होती है। जब दोनों की लंबाई में जो अंतर होता है ना, ठीक है, लेंथ वेरी स्टाइल एंड फिलामेंट, तो इसे कहते हैं हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली के कारण भी याद रखना क्या होगा, हेट्रोस्टाइली के कारण भी याद रखना क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। हेट्रोस्टाइली के कारण भी क्या होता है बताओ, तो हेट्रोस्टाइली के कारण भी याद रखना क्रॉस पोलिनेशन होता है। हेट्रोस्टाइली के कारण भी क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। जब लंबाई अलग, देखो हमने डाइकोगेमी पढ़ लिया, हेरकोगेमी पढ़ लिया, डायोसियस, देखो यहाँ पर एक टर्म लिखा है डायोसियस, मतलब एक प्लांट पर मेल फ्लावर होना और दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर होना, अलग अलग, मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्लांट, तो सेम डायोसियस। इससे भी हमेशा क्रॉस पोलिनेशन, तो ये भी जो है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाने की विधि है ना, ये जो है इससे भी क्रॉस पोलिनेशन बढ़ेगा, इससे भी क्रॉस पोलिनेशन होगा और इससे भी, ये चारों जो मैकेनिज्म मैंने आपको बताई ये सब के सब क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाने वाली विधियाँ हैं। क्लियर, चलिए समझ आ गया होगा आपको। अगला है IPGRI स्टार्टेड। IPGRI जो है इसकी कार्यविधि कब स्टार्ट हुई, ठीक है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ, तो इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फंक्शनिंग IPGRI, तो याद रखना 1994, ठीक है। ये इसका मुख्यालय क्या है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल, ठीक है ना, इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, है ना, प्लांट जेनेटिक क्लियर रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है ये, तो आंसर है, ठीक है, कहाँ पर है, तो आंसर रोम इटली। कहाँ पर है, रोम इटली में। क्लियर, कहाँ पर है, रोम इटली। क्लियर, कहाँ पर है, रोम इटली के अंदर है। इसकी देखो है ना, याद रखना 1994। इसका पुराना जो नाम था ना, इसका ओल्ड नेम, पुराना नाम याद रखेंगे आप, इसका पुराना नाम, इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम था IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट, इसका पुराना नाम है IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ये 1974 में स्टार्ट हुआ था, है रोम इटली में, लेकिन ये पुराना नाम है इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला है टोटल जर्मप्लाज्म ऑफ स्पीशीज। किसी भी प्रजाति का टोटल जर्मप्लाज्म जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो टोटल जर्मप्लाज्म को कहते हैं बैच कलेक्शन, ठीक है। टोटल जर्मप्लाज्म बैच कलेक्शन होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लगभग 50 साल के लिए, है ना, याद रखना लॉन्ग टर्म होता है लगभग 50 ईयर्स। और कितने टेम्परेचर पर होता है, तो याद रखना -18 से लेकर, ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जबकि एक्टिव कलेक्शन जो होता है ना, ये मीडियम टर्म होता है ना, मीडियम टर्म मतलब 8 से लेकर 10 साल के लिए होता है ये, है ना, कलेक्शन, और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि वर्किंग कलेक्शन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, वर्किंग कलेक्शन होता है हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, याद रखना कितना, 3 से लेकर 5 साल के लिए, और कितने तापमान पर, 5 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के लिए। क्लियर। अगर आपसे कोई पूछे प्लांट ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल होता है, वर्किंग कलेक्शन, है ना, फ्रिक्वेंटली सबसे ज़्यादा इसका, फिर सेकंड, फिर थर्ड। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है NVPGR लोकेटेड, NVPGR की, है ना, कहाँ पर है। देखो NVPGR जो है ये हमारा कहाँ पर है, नई दिल्ली, है ना। तो NVPGR क्या है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, यस, नेशनल, ठीक है ना, ब्यूरोज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ठीक है ना, प्लांट
जेनेटिक रिसोर्स। क्लियर? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ है? नई दिल्ली। ये 1976, ठीक है, कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर 1976, 1976 के अंदर। तो याद रखना इसका काम क्या होता है? एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, है ना। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए काम करता है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन का, इंट्रोडक्शन का, इन सारे काम यही करता है, लेकिन एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए करता है। क्लियर? अगला है कि सुपरेटिव F1 हाइब्रिड्स ओवर स्टैंडर्ड कॉमर्शियल चेक वैरायटी। मतलब हमारा जो F1 हाइब्रिड है, F1 हाइब्रिड जो है अगर है ना किसी दूसरे स्टैंडर्ड कॉमर्शियल चेक वैरायटी से अच्छा होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब देखो F1 हाइब्रिड हमारा, ठीक है, किसी कॉमर्शियल चेक वैरायटी जो होती है अगर उससे अच्छा है तो उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इकोनॉमिक हेट्रोसिस। इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक हेट्रोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक। जब हमारा F1 जो है, ठीक है, बाजार में उपलब्ध उस, है ना, जैसे मक्का का कोई F1 हाइब्रिड है, ठीक है, मक्का का कोई F1 हाइब्रिड है, ठीक है, वो हाइब्रिड जब बाजार में दूसरी कोई ओपन पोलिनेटेड वैरायटी है उससे अधिक उत्पादन देता है, भाई अपन किसान के पास लगे कि हमारी कंपनी का आप हाइब्रिड ले लो, बोलेगा क्यों ले लें? कि हमारा हाइब्रिड जो है आपकी जो वैरायटी आप लगा रहे हो उससे अच्छा है। तो जो F1 का कंपेरिजन किसी ओपन पोलिनेटेड कॉमर्शियल चेक वैरायटी से होता है तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक हेट्रोसिस। ठीक है, जब F1 का कंपैरिजन बेटर पेरेंट से होता है, जब हमारा F1, ठीक है, जो हमने ए और बी पेरेंट से, देखो हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, दो पेरेंट के बीच क्रॉस कराएंगे और F1 बन जाएगा। यस, तो हमारा जो F1 होता है, F1 संकर हाइब्रिड जो है, अगर बेटर पेरेंट से सुपीरियर होता है, अच्छा है, इन दोनों में से जो भी पेरेंट अच्छा होगा उससे अगर अच्छा है तो उसे हेट्रोबिल्टियोसिस कहते हैं। क्लियर? अगर स्टैंडर्ड कॉमर्शियल चेक वैरायटी से अच्छा है तो उसे इकोनॉमिक हेट्रोसिस कहते हैं। लग्जरियंस जो होता है ये, है ना, सूडो हेट्रोसिस होता है। लग्जरियंस जो होता है ये क्या होता है? सूडो हेट्रोसिस। के लिए लग्जरियंस याद रखना क्या होता है? सूडो हेट्रोसिस होता है, याद रखना, है ना। एक होता हमारा, है ना, एवरेज हेट्रोसिस। अगर हमारा F1 हाइब्रिड मिड पेरेंट से अच्छा है, F1 हाइब्रिड अगर हमारा मिड पेरेंट से अच्छा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एवरेज हेट्रोसिस कहते हैं। तो आई होप आपको सारा लेक्चर बहुत अच्छे समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप UPSSC का कोर्स लेना चाहते हैं, TA का, STA का, वो कोर्स आपको कम से कम दाम पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।